So, in this session, we will start from स्टोक्स लॉ एंड स्टोक्स फॉर्मूला। विस्कोसिटी का हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था। विस्कस फोर्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था कि विस्कस फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू नीटा ए डीवी अपॉन डी एक्स, और नीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने सॉलिड फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन में डिफरेंस समझा था कि सॉलिड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। यह देखा था कि जो विस्कस फोर्स है एक्चुअली दैट इज ए लिक्विड फ्रिक्शन, वो भी क्या एक तरह से लिक्विड फ्रिक्शन है। तो सॉलिड फ्रिक्शन में क्या होता है, केवल कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, केवल सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है और रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। बट विस्कस फोर्स जो है वो दोनों सरफेस के, दोनों लिक्विड की लेयर के कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है और रिलेटिव वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, रिलेटिव, हाँ, सॉलिड फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग नेक्स्ट आज जो देखेंगे वो हम लोग देख रहे हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स डिफाइन viscous force when any spherical object move in a viscous medium, when any spherical object move in a viscous medium with terminal velocity, with terminal velocity। क्या होता है जब कोई भी चीज है किसी विस्कस मीडियम में अपन डालते हैं तो शुरुआत में जैसे ग्रेविटी के कारण उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। बट विस्कस फोर्स का अपोज करता है, क्या करेगा उसका अपोज। एक तो विस्कस फोर्स अपोज करेगा, एक बॉयंसी फोर्स भी अपोज कर देगा। कौन सा फोर्स होता है, बॉयंसी। ये दोनों फोर्स जब अपोज करते हैं, बस एक कंडीशन ऐसे आती है जब वेट, ग्रेविटी से जो वेट है, दैट फोर्स विल इक्वल टू द बॉयंसी प्लस विस्कस। जब बॉयंसी और विस्कस फोर्स का सम ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम पे नेट फोर्स क्या होगा उस पर। जितना फोर्स नीचे वेट का लग रहा है उतना ही फोर्स किसका लग रहा है, बॉयंसी प्लस विस्कस लग रहा है। दोनों मिला के ऊपर वाले नीचे वाले को बैलेंस कर देंगे, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्या जीरो फोर्स होने से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, मूव तो करेगा, मूव तो करेगा, बट वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। जब रेन ड्रॉप जो होती है ना, बारिश की बूंदें जो होती है, वो जब बादल से गिरती है तो शुरू में तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, पर एट द एंड वो थोड़ी देर नीचे आने के बाद क्या होती है, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। उसका भी कारण क्या है, विस्कस फोर्स है। एयर का विस्कस फोर्स होगा नहीं होगा, जो एयर के आर्टिकल है वो अपना विस्कस फोर्स लगाएंगे, उसके कारण उसका विस्कस फोर्स और एयर का जो बॉयंसी फोर्स दोनों मिला के जो रेन ड्रॉप की जो वेट है उसके इक्वल होता है। तो रेन ड्रॉप जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव करती है। तो दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक लिक्विड फिल किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और ये नीचे की ओर मूव कर रहा है एक स्पीड वीटी से। किस स्पीड से मूव कर रहा है, वीटी से। दिस टर्म वीटी इज टर्मिनल velocity or terminal speed. In this condition, viscous drag on this object will directly proportional to coefficient of viscosity. क्या होगा viscous drag, coefficient of viscosity। इसका viscosity coefficient क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड थिंग, viscous drag directly proportional to radius, directly proportional to radius। And third thing, viscous force will directly proportional to terminal speed, directly proportional to terminal speed। So this is the equation 1, equation 2, equation 3। When we combine these three, so FV directly proportional to neta R Vt। So FV equal to 6 pi neta R Vt। 6 pi, this is known as 6 pi, this is known as Stokes constant, Stokes
कांस्टेंट। समझ में आ गई चीज कि 6 पाई क्या होता है? स्टोक कांस्टेंट होता है। तो दिस इज द विस्कस फोर्स एंड दिस इज द विस्कस फोर्स गिवन बाय स्टोक्स लॉ। किसने दिया था? स्टोक्स। स्टोक्स ने क्या बोला? व्हेन एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव इन ए विस्कस ड्रैग with the terminal speed, with the terminal speed, in that case viscous force directly proportional to coefficient of viscosity, directly proportional to radius of spherical object, and directly proportional to velocity. So viscous force directly proportional to neta r vt. So viscous force Fv equal to 6 pi neta r vt. Here 6 pi is Stokes constant. 6 pi is Stokes constant. ठीक है। विस्कस ड्रैग मीन्स एक तरह का विस्कस फोर्स ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टोक्स फॉर्मूला क्या होता है? स्टोक्स फॉर्मूला, स्टोक फॉर्मूला क्या है? तो स्टोक्स ने लॉ दिया, उसके साथ उसने टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं वो भी फायदा ही कि टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए लॉ दिया उन्होंने। ठीक है। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता, फॉर्मूला क्या कहता है? वो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड ही है। उससे हम लोग क्या करेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है। तो जब कोई भी लिक्विड में ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, स्पेरिकल बॉल, रेडियस इसकी ले लेते हैं आर। अब जब ये टर्मिनल स्पीड से मूव करेगी बेटा, उस कंडीशन में क्या होगा? इसके अंदर नीचे की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है? वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें दो फोर्स आपके अप्लाई हो रहे हैं। एक फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है बॉयंसी का, और दूसरा फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है विस्कोस, विस्कस फोर्स है कि नहीं है? दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, विस्कस फोर्स एंड बॉयंसी फोर्स। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? वेट। क्या है? वेट। तो अब यहां पे देखें हम लोग, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जब नेट फोर्स की बात करेंगे, नेट फोर्स क्या होगा? 0 एफ बी प्लस एफ वी इक्वल टू एफ डब्ल्यू। ये कब होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विथ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। अब अगर देखें कि एफ वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बयानसी फोर्स तो निकालना जानते हैं, एफ वी भी जानते हैं। एफ वी का वैल्यू क्या होती है? 6 पाई नीटा आर वी टी, आर वी टी। ये होता है एफ डब्ल्यू। वेट क्या होगा? एम इंटू जी। मास कैसे निकाल सकते हैं? एम, एम इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यह है। तो डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी बॉल की, इसकी डेंसिटी लेते हैं सिग्मा। कितनी ले सकते हैं? सिग्मा। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये सिग्मा इंटू वी इंटू जी। तो वेट का जो फोर्स होगा वो होगा जाएगा सिग्मा वी जी। ये मिल गया। अब हमारे पास एक बोयॉन्सी फोर्स है। कौन सा फोर्स बचा? बोयॉन्सी फोर्स क्या होता है? बोयॉन्सी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो लिक्विड का वेट कैसे निकालेंगे? एफ बी इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी, मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी। अब जो
लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, यहां से कैसे निकालेंगे? जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस होगा, उतना ही वॉल्यूम का क्या होगा? पर जितना ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, जितना ये वॉल्यूम एक्यूपाई करेगा उतना ही लिक्विड को क्या करेगा? वहां से हटाएगा, वहां से डिस्प्लेस करेगा। तो इस लिक्विड की डेंसिटी हम लोग लेते हैं कितनी है? रो है। कितनी है? रो। तो इसका मास कैसे निकालेंगे? रो इंटू वॉल्यूम तो सेम होगा जो यहां पे था, इंटू जी। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3। इससे वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें बाय पुटिंग वैल्यूज। वैल्यूज पुट करने से क्या हो जाएगा? 6 पाई एफ बी, सॉरी, हाँ तो एफ बी लिख दे पहले, 6 पाई नीटा आर वी टी प्लस एफ बी रो वी जी इक्वल टू सिग्मा वी जी। हमें निकालना है वी टी, तो वी टी निकालने हम लोग क्या कर सकते हैं? इन सबको एक ही साइड में भेज दें। इन सबको क्या भेज दें? एक ही साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ट्रांसफर करने से, बताओ? 6 पाई नीटा आर वी टी इक्वल टू सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी। तो 6 पाई नीटा आर वी टी इक्वल टू, इसमें से सिग्मा माइनस रो इंटू वी जी कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अब वॉल्यूम क्या होता है किसी भी स्पेयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 6 पाई नीटा आर वी टी इक्वल टू सिग्मा माइनस रो, वॉल्यूम हो जाएगा अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 6 1 जा 6, सॉरी 6 होगा ना, 2 से 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक आर से एक आर यहाँ स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? स्क्वायर। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए वी टी इक्वल टू, ये 2 तो है ही ऊपर, नीचे ये 3, एक तो ये 3 आ जाएगा, एक ये 3 पहले से, 3 इंटू 3 9, एक रहेगा आर का स्क्वायर, एक रहेगा जी, और साथ में सिग्मा माइनस, हाँ नीटा डिवाइड में आएगा। नीटा क्या आएगा? ये नीटा था ना यहाँ पे। तो दिस इज दी टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन viscous liquid with the terminal speed, then we can calculate the terminal speed with the help of with the help of Stokes formula. From the Stokes law we calculate the viscous force, from the Stokes formula we calculate terminal velocity. समझ में आ गई बात? अच्छे से कि टर्मिनल वेलोसिटी किस फॉर्मूले से करेंगे, और विस्कस फोर्स अगर आपको बोले एक्सप्लेन विस्कस लो, सॉरी स्टोक्स लो, जब स्टोक्स लॉ को एक्सप्लेन करने का बोले तो आपको क्या लगना है? 6 पाई नीटा आरवीटी वाला लिखना है। जब स्टोक्स फॉर्मूला का बोले तो आपको ये वाला कंसेप्ट करना। समझ में आगे बात अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो राइट डाउन दिस वन। सो we'll discuss one question that based on terminal velocity. A train drop of radius 1 mm. At train drop of radius 1 mm each falling down with terminal velocity of 5 centimeter per second collides to form a bigger drop. Find the terminal velocity of the bigger drop. Bigger drop की terminal velocity find करनी है. You know what is the formula of the terminal velocity? Vt equal to 2/9 r square g sigma minus rho अपॉन, जब रेन ड्रॉप आ रही है तो कौन सा फैक्टर जो है वो चेंज होगा जब उसकी साइज चेंज होगी? तो वॉल्यूम पे यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। तो रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, बाकी तो डेंसिटी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नीटा पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि चाहे बिगर ड्रॉप हो चाहे स्मॉल ड्रॉप हो उसमें नीटा पे कोई चेंज होता नहीं। तो हमें रेडियस में चेंज निकालना पड़ेगा।
हमारे पास पहले दे रखी है, तो अब नया जो बनेगा, पहले जो वॉल्यूम है V, N इंटू वी, N छोटे छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम था, N छोटे छोटे ड्रॉप का जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? लार्जर ड्रॉप के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, ये होगा। तो 8 ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा? 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब कर दें हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ये कितना होगा? 2r का होल क्यूब कर दूं मैं इसको, 8 2 का क्यूब होता है r क्यूब, तो हमारे पास r इक्वल टू कितना आ गया? 2r, 2r, ठीक है। अब हम लोग देखें VT की बात करें, जो छोटे वाले की है उसको लिख देते हैं हम लोग V1 स्मॉलर के लिए, V2 किसके लिए है? V1 लिख देते हैं फॉर स्मॉलर ड्रॉप, एंड V2 ले लेते हैं लार्जर ड्रॉप के लिए। तो V1 अपॉन V2 जब करेंगे तो कौन सा फैक्टर बचेगा? केवल R का फैक्टर बचेगा, बाकी सब फैक्टर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आएगा स्मॉलर के लिए R का स्क्वायर, कैपिटल के लिए कैपिटल R का स्क्वायर, ये होगा। अब ये कौन सी है अपने पास? छोटे वाली ड्रॉप है, छोटे वाली ड्रॉप है कि नहीं है? ठीक है, बाद में बड़ी वाली है। तो हमारे पास V1 हमारे पास कितना दे रखा है? V1 कितना दे रखा है? 5। कितना दे रखा है बेटा? 5 अपॉन V2 हमें फाइंड करना है। यहाँ पे रिलेशन लिख ले, इस R की जगह R ही रहने देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 2R का स्क्वायर, मतलब 4R स्क्वायर। कितना हो गया? R स्क्वायर से R का क्या हो गया? कैंसिल। तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 5। तो V2 कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। So this is the all about your viscous force and terminal velocity and Stokes law and Stokes formula. ठीक है, समझ में आगे चीज? इस फॉर्मूले से देख, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, केवल ये चीजें जो है चेंज होगी, उसका अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल।